नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 15 की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें पेज नंबर 124 लिखा है सब लोग। पेज नंबर 124 चौथा पॉइंट है साधनों के वैकल्पिक उपयोग। आवश्यकता संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे थे साधनों के वैकल्पिक उपयोग। इससे पहले जो हमने पढ़ा था बच्चों, और साधनों के बंटवारे के बारे में पढ़ रहे थे। साधनों का वैकल्पिक जो हम चीज़ पढ़ रहे थे, आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित है। ये हमें सभी को पता है बच्चों कि हमें जो कोई भी चीज़ आवश्यकता प्राप्त करनी है वो क्या है बच्चों, सीमित है। इतना ही नहीं, परंतु ये वैकल्पिक उपयोग होती है और इनका वैकल्पिक उपयोग भी होता है। उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। मतलब कोई एक चीज़ अनेक कार्य के लिए उपयोग हो तो हम उसको वैकल्पिक भी कह सकते हैं। इस साधन का एक समय ही एक ही उपयोग हो सकता है। इस प्रकार के उपयोग वैकल्पिक है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि जमीन में गेहूं की फसल बोए तो बाजरी, मकई, मूंगफली अन्य फसल नहीं बोई जा सकती, तो जमीन अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है। अगर जमीन में सिर्फ गेहूं की फसल बोए तो बाजरी, मकई, मूंगफली का अन्य की फसल नहीं पाई जा सकती, तो हमें इसका क्या करना पड़ता है बच्चों, त्याग करना पड़ता है। मतलब एक साथ सभी तो नहीं हो सकते ना। अगर आप एक चीज़ को अपनाएंगे तो दूसरा काम में क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं उसका विकल्प, और विकल्प में भी श्रेष्ठ विकल्प का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त परिस्थिति में आर्थिक आवश्यकता संतुष्ट हो, इस तरह से वस्तु को, सेवा को, उत्पादन में साधनों को बंटवारा करना पड़ता है। अब बात करेंगे बच्चों उत्पादन के साधनों में बंटवारे की पद्धतियाँ। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा अनेक प्रकार और आर्थिक द्रव्य के आर्थिक विकास करने पर प्रत्येक देश करता है। मतलब हर देश अपने राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक वृद्धि के लिए साधनों को श्रेष्ठ बंटवारा करना चाहता है, जिसमें जो पद्धति होती है बच्चों वो बाजार पद्धति पर आधारित होती है या समाजवादी पद्धति पर आधारित होती है। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से एकदम विरोधी हैं। इन दोनों पद्धतियों को समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियों में विकसित हुई है। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति को स्वीकार करता है। उत्पादन साधनों में बंटवारे की मुख्य पद्धतियों को जानकारी इस प्रकार से आप देखो बच्चों, जैसे कि बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति। हर एक देश अपने राष्ट्रीय विकास के लिए बाजार पद्धति अपनाता है या समाजवादी पद्धति अपनाता है, या कोई मिश्र यानी दोनों का समन्वय भी अपनाता है बच्चों। पहले बात करते हैं बाजार पद्धति के बारे में। जैसे कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि देशों में आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया जाता है। बाजार पद्धति की पूंजी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। याद रखना बच्चों कि बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। इस पद्धति में उत्पादन साधनों को बंटवारा का लाभ के आधार पर होता है, बराबर है। मतलब साधनों को बांटकर उस पर लाभ प्राप्त होता है। इस पद्धति में उत्पादन अनेक साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केंद्र पर लाभ होता है। मतलब मेन चीज़ इसमें, मेन भाग क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना उसमें पूंजी निवेश किया। इस पद्धति में बाजार तंत्र के संपूर्ण रूप में मुक्त होता है। सरकार का कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। संपूर्ण रूप से क्या होता है वो बच्चों, मुक्त होता है बाजार पद्धति। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धा अधिक देखने को मिलती है बच्चों। इसमें स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता में अधिक से अधिक ऊंची ली जानी पड़ती है। हर एक को अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करना हो तो क्या करते हैं, हर कोई व्यक्ति बेस्ट से बेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है। इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है, जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है और इसमें देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व अदृश्य हाथ होने की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में भी पहचानी जाती है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता बच्चों, किसी राज्यों का हस्तक्षेप नहीं होता। पूर्ण रूप से क्या होती है, बाजार पद्धति होती है। इसमें जो बेस्ट क्वालिटी देगा उसका विकास होगा। अब बात करते हैं बाजार पद्धति के लक्षण के बारे में। बाजार के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत निजी होती है। बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति केंद्र लाभ होता है।
देखो इसके लक्षण कौन कौन से बच्चों। पहला लक्षण है उत्पादन के साधनों के माल की व्यक्तिगत होते हैं, यानी जो कोई भी उत्पादन कर रहा है वो माल की यानी पर्सनल किसी व्यक्ति की होती है। बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति का केंद्र लाभ होता है। बाजार पद्धति में मुख्य केंद्र क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना। ग्राहक की पसंदगी करने का विशाल अवसर मिलते हैं, मतलब ग्राहकों को पूर्ण रूप से बाजार में जो चीज़ खरीदनी है उस पर वो डिपेंडेंट करता है कि उसे क्या खरीदना है। बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। उत्पादन साधनों के बंटवारा लाभ पर आधार पर होता है। आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्रों के आधार पर किए जाते हैं, मतलब आर्थिक निर्णय किस पे होता है, निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पर ही होता है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बाजार पद्धति के लाभ। बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है, मतलब वो पूर्ण रूप से व्यक्ति क्या हो, स्वतंत्रता, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी। उत्पादन साधन अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग होता है, ज़्यादा कार्यक्षमता का उपयोग होता है उत्पादन साधनों में। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है, ज़्यादा क्या होता है बच्चों, उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं, यानी बाजार पद्धति में अगर टिकना है तो आपको ग्राहकों को कुछ ना कुछ नया देना है, जिसके लिए नए नए संशोधन होते हैं, जिसके लिए वो आर्थिक विकास भी ज़्यादा गति मिलती है, जिसके कारण क्या होती है, आर्थिक विकास की गति भी मिलती है। स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता में श्रेष्ठ बनती है। हर कोई नई स्पर्धा में हर एक कोई नई क्वालिटी, नई गुणवत्ता देता है, ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है बच्चों। अब बात करते हैं बाजार पद्धतियों की मर्यादा के बारे में। बाजार पद्धति में अनेक लाभ होने पर भी संपूर्ण रूप से इसमें कुछ कमियां भी, इसकी सीमाएं भी हैं। जैसे कि लाभ ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलसता वस्तु का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तु का उत्पादन घटता है। राज्य कोई भी नीति विषय भूमिका न होने पर प्राकृतिक संपत्ति का अपयोग होता है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने से बच्चों प्राकृतिक संपत्ति का क्या होता है, उपयोग होता है। ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उसका शोषण होता है। अगर ग्राहक को बाजार के बारे में पता न हो तो उसका शोषण भी हो जाता है। संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है, यानी आय एक जैसी नहीं होती, कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, उसका प्रमाण घटता बढ़ता रहता है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण अधिक भय रहता है, मतलब इसमें ज़्यादातर आर्थिक अस्थिरता और मजदूरों का शोषण अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमने बाजार पद्धति के बारे में पढ़ा, उसके लक्षणों के बारे में पढ़ा, उसके लाभ, उसकी मर्यादा के बारे में हमने विस्तार रूप से चर्चा की बच्चों। तो आपका ये होमवर्क है अभी के लिए कि आपको बाजार पद्धति को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आपको बाजार पद्धति और आर्थिक विकास में हमने अभी तक जो भी जितनी भी चीज़ों के बारे में चर्चा की, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, विकासशील देशों की के बारे में हमने चर्चा की, उसके लक्षणों के बारे में हमने चर्चा की बच्चों। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें याद करनी है।